डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के सीरीज़ के क्लास 6 के अध्याय 7 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं इन सबको। सबसे पहले हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पहले हुई थी। इनकी स्थापना अशोक, जो कि उस साम्राज्य के बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, उनके दादा ने चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इन्होंने चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि उनके गुरु थे, उनकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके विचार हमें कई जगह अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और उनका पुत्र अशोक। जब एक ही वंश के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो इसे ही वंश कहा जाता है, इसीलिए इसे मौर्य वंश कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य का फैला हुआ क्षेत्र था। यहाँ पे सिर्फ एक राजधानी नहीं थी। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर जाने का रास्ता था। यह जो रास्ता था, ये व्यापारी, सरकारी अधिकारियों और शिल्पकारों के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता था, मतलब अपनी सारी जगह तक पहुंचने के लिए। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में अधिकतर किसान और पशुपालक ही रहा करते थे। मध्य भारत का जो ज़्यादातर हिस्सा था वह जंगलों से ही भरा हुआ था। यहाँ पर लोग फूलों का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके ही अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थे, भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते थे और भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाक पहनते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत विस्तृत था। वह भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता था। अच्छा, जानते हैं राज्य और साम्राज्य के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब यह एक दूसरे से कैसे भिन्न है। जो साम्राज्य होता है वह राज्यों से कई ज़्यादा बड़े होते हैं। इनकी रक्षाओं के लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता होती है, बड़े अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा धन चाहिए इनकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसी कारण से इन्होंने बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी होती है। आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। चूँकि हमें पता है कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, यहाँ पे अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पूरे हिस्से में एक तरीके का शासन नहीं था। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास का एरिया था वह सम्राट के सीधे नियंत्रण में था। इसका मतलब है कि इस एरिया में गांव, शहर और किसानों, पशुपालक, शिल्पकारों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा के द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन जगहों पे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था उनको अधिकारी सजा देते थे। इसके अलावा कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था और कई अधिकारियों को अन्य प्रकार से उनके सेवा का भुगतान किया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि राजा के जो जासूस अधिकारी थे वह अधिकारियों पर नियंत्रण बना के रखते थे, उनके क्रियाकलाप पर नज़र रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो अपने राज परिवार और मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नियंत्रण बना। जैसा कि हमें पता ही है कि इतना बड़ा साम्राज्य है, किसी एक व्यक्ति के चलाने की योग्य नहीं है। इसके लिए उसका एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल था, एक बहुत मंत्रियों का समूह था जो इसके लिए नियुक्त होता था। इसके अलावा हम जानते हैं बाकी क्षेत्रों के बारे में। जैसे मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे जो कि मेन पाटलिपुत्र जो मेन राजधानी थी उससे काफ़ी दूर थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक इनमें नियंत्रण पाटलिपुत्र से भी होता था, परंतु अक्सर जो मौर्य वंश के राजकुमार थे उनको वहाँ का गवर्नर बना के नियुक्त किया जाता था। इससे वहाँ की स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी बल मिलता था। इसके अलावा ये लोग यहाँ से गवर्नर बन के या प्रशासक बन के जाते तो थे, लेकिन वहाँ की जो परंपराएं होती थी, वहाँ के जो नियम कानून होते थे, उनको भी यहाँ पे फॉलो किया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में मौर्य शासकों सिर्फ
मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। इसके अलावा जो भी संसाधन, कर, भेंट जो भी मिलता था वो यहाँ से इकट्ठा किया जाता था। आइए जानते हैं डिफरेंस कर और नजराने के बीच में। जो कर होता है वह नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। एक नियमित दर होती है इसकी जो लोगों से वसूली जाती है। जैसे किसानों की कुछ दर निश्चित होती है, व्यापारियों की होती है, लेकिन जो नजराना होता है वह अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है और जब भी संभव हो तब इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में लोगों से स्वेच्छा से इकट्ठे किए जाते थे। और जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो काफ़ी हद तक अभी भी स्वतंत्र थे। उनसे बस इतनी उम्मीद की जाती थी कि जो वो मौर्य अधिकारी हैं या जो वहाँ के जो लोग हैं वह उनको हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ जाके दें। आइए जानते हैं अशोक के बारे में, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अनोखा सम्राट था। यह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की है। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख थे वह प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में थे। जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, अर्थात जो उड़ीसा का जो पुराना नाम है उसे कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन वहाँ पे युद्ध से जो हिंसा और खून खराबा हुआ था उनसे उसे मन में घृणा हो गई थी उससे। उन्होंने उसके बाद निर्णय लिया कि वह कभी युद्ध नहीं करेंगे और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। उन्होंने जो एक राजा का कर्तव्य होता है, मतलब हम देखते हैं, हमने अपने इतिहास में ये पढ़ा है या आप आगे पढ़ेंगे भी हमेशा, कि एक राजा अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर युद्ध करता रहता है। लेकिन अशोक इससे विपरीत स्थिति में जाके उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया था। उनका कहना था कि वह युद्ध से अब किसी भी प्रकार की विजय को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। आइए जानते हैं अशोक के धम्म के बारे में। यह अशोक के जो धम्म हैं वह अशोक के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे हमें अशोक के धार्मिक विचारों, अशोक के राजनीतिक विचारों, उनके कई कार्यों के हमें बारे में पता चलता है। इनके जो धम्म है वह किसी देवी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड से प्रभावित नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें जो है इसमें इस प्रकार की व्याख्या, जैसे एक पिता अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार देता है, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है और उनको निर्देशित करता है कि उन्हें कैसे जीवन जीना चाहिए, उसी प्रकार अशोक ने अपने प्रजा को वह निर्देश दिए हैं। वह गौतम बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनके मन में बहुत संवेदना थी। उन्हें जानवरों की बलि से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। कई लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, दासों और नौकरों के बीच में क्रूर व्यवहार किया जाता था। इस सब जो कि एक सामान्य घटना थी उस समय से, उससे अशोक ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तकलीफ महसूस करते थे वह। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारी की नियुक्ति की और जगह जगह जाकर वह धम्म की शिक्षा देता था। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर, शिलाओं पे, स्तंभों पे खुदवाए और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वह संदेश उन लोगों को पढ़ के सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं और उनके उपदेशों को या उनके जो भी विचार हैं उनको मानने के लिए उसके लिए प्रेरित करें। अशोक ने धम्म के विचारों को सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी प्रसारित किया था। उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में दूत भेजे और अपने विचारों को प्रसारित किया और हमें अशोक के कई स्तंभ या अभिलेख बाहर भी हमें मिलते हैं। उन्होंने अन्य बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे जिससे सामान्य जनता को काफ़ी लाभ हुआ था। जैसे उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। इसके अलावा हम जानते हैं जो उनका धम्म था उसमें ना किसी की प्रशंसा की गई थी, ना किसी की निंदा की गई थी। वह कहते थे कि सभी धर्मों का आदर करें। यदि कोई धर्म अपने धर्म की बड़ाई या दूसरों के धर्म की बुराई कर रहा है तो वह धर्म नहीं है और उससे अपने धर्म के ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना कि बहुत लिबरल तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था। आइए जानते हैं एक विदेशी साइट के बारे में जो हमारे चैप्टर के एंड में दी रहती है। आज हम जानेंगे चीन की दीवार के बारे में। लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार बनाने का निर्माण शुरू किया। इसको बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के को पशुपालक लोगों से बचाना था।
अगले 2000 वर्षों तक इसके दीवार निर्माण का कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही और जैसे जैसे सीमाएं बदल रही थी इन्होंने अपने कार्य को बढ़ाया। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंटों से बनी है। इसके कई हिस्से लकड़ी से भी बने हुए हैं। इसके ऊपर की जो सतह है वह कई चौड़ी है। यह एक लाइन में दीवार नहीं है, ये बहुत जगह से घूमी फिरी है, ऐसा एक बहाव में नहीं चलती है। इस दीवार को बनाने के लिए लोगों ने बहुत दिनों तक और हजारों लोगों ने काम किया था। हर 100-200 की मीटर की दूरी पर यहाँ पर निगरानी के बुर्ज बने हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।